दोस्तों, तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं डलता, इसे खाया और पहना भी जाता है। जी हाँ, तेल सिर्फ आपकी गाड़ी का फ्यूल ही नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है, वो भी इस हद तक कि इससे शायद ही कोई चीज अछूती रही हो। आप खुद ही सोच कर देखिए, आप सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, फोन उठाते हैं और फिर कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। इन सभी चीजों में एक ही कॉमन कनेक्शन है और वो है तेल। आपकी इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की हर चीज से लेकर मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स तक में तेल का इस्तेमाल होता है। समंदर के बीच खड़ी इन बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स, हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस और लाखों टन तेल लेकर चलने वाले इन जायंट शिप्स ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आज पूरी दुनिया को चला रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तेल की कहानी, इसके बनने से लेकर इसके इस्तेमाल होने तक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक जरूरी अपील। इस चैनल पर हम सिंपल और फैक्टफुल वीडियोस के जरिए बात करते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी उन चीजों की जो दिखती तो आम है, लेकिन उनके पीछे की कहानी बेहद खास होती है। तो अपनी दुनिया को बेहतर समझने जानने के लिए फैक्टिफाइड को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अब बात करें तेल की, तो ये कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच भी नहीं पाती। तो आज से करोड़ों साल पहले, इंसानों से भी पहले, धरती पर विशाल समंदर हुआ करते थे और उन समंदरों में रहा करते थे आंखों से न नजर आने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीव, जैसे प्लैंक्टॉन्स और ये रंग बिरंगी एल्गी। मरने के बाद ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे समंदर के तल पर जमा होते गए। हजारों फीट नीचे पानी की गहराई में समुद्र तल पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए, तो ये सड़ने की बजाय मिट्टी और रेत के साथ मिक्स होकर एक के बाद एक लेयर बनाते गए। इन लेयर्स को ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट लेयर्स कहा जाता है। इनकी गहराई 5 किलोमीटर तक पहुंच गई और इन गहराइयों में हाई टेम्परेचर और हजारों टन का प्रेशर होने की वजह से ये एक वैक्सी सेमी सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि केरोजिन में बदल गए। ये केरोजिन हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबा रहता है। तब एक समय ऐसा आता है जब टेम्परेचर 60 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है और इन्हीं कंडीशंस में ये केरोजिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बदल जाता है। इसीलिए इसे टेम्परेचर रेंज को ऑयल विंडो कहा जाता है। क्रूड ऑयल पानी से हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर आने वाला ये तेल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जैसे पत्थरों में जमा होता जाता है। ये पत्थर पोरस और परमिएबल होते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं और बिल्कुल किसी स्पॉन्ज की तरह ये ऑयल को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सारा तेल इन चट्टानों के बीच एक जगह फंसकर जमा हो जाता है और इसी को ऑयल रिजर्वायर कहा जाता है। दोस्तों, एक ऐसा नेचुरल रिजर्वायर बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और इसे इस्तेमाल करने में बस कुछ ही वक्त। आज पूरी धरती पर करीब 1.77 ट्रिलियन बैरल्स के आसपास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। अब प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का मतलब हुआ वो तेल जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी और कॉस्ट पर असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया आज एक दिन में लगभग 10 करोड़ बैरल्स तेल इस्तेमाल करती है और अगर मैथ्स किया जाए तो इस स्पीड से कंजम्पशन चलती रही तो दुनिया के पास लगभग 47 साल का ही तेल बचा है। इसीलिए आज हर देश की नजर इसे काले सोने पर टिकी है। कोई इसे खरीद कर अपना बना रहा है तो कोई इसे हासिल करने के लिए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस चीज के लिए ये पूरी दुनिया इतनी पागल हुई जा रही है, धरती की गहराइयों में उसे ढूंढा कैसे जाता है? कैसे ढूंढते हैं तेल? साल था 1867। असम के दिग्बोई में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियर्स को एक हाथी के पैरों पर काला चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया। जब हाथी के पैरों के निशान फॉलो किए तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन से खुद ब खुद तेल बाहर आ रहा था और कुछ इस तरह हुई थी एशिया के सबसे पहले तेल के कुएं की खोज। अब आपका ये समझना जरूरी है कि तेल हर जगह मौजूद नहीं होता और न ही हर बार खुद से रिस कर सतह पर आता है। इसीलिए इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। एक ऑयल वेल को ड्रिल करने का खर्चा कई 100 करोड़ तक पहुंच सकता है और इसके बाद भी तेल मिलने की गारंटी नहीं होती क्योंकि हर ड्रिलिंग सक्सेसफुल नहीं होती। कमर्शियल लेवल पर देखें तो करीब 75% ऑयल वेल्स फेल हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी 4 कुएं खोदती है तो उनमें से सिर्फ एक में से ही तेल निकलता है। इसीलिए तेल ढूंढने की इस कहानी में जियोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत अहम होती है। पत्थर, मैप और अर्थ की हिस्ट्री पढ़कर ये लोग बताते हैं कि कहाँ तेल मिल सकता है और इसी के आधार पर कभी मशीन से तो कभी छोटे कंट्रोल ब्लास्ट की मदद से सिस्मिक सर्वेस किए जाते हैं, जिसमें साउंड वेव्स जमीन के 5-10 किलोमीटर अंदर तक भेजी जाती हैं और जब वो वेव्स नीचे से वापस आती हैं तो उन्हें पढ़कर जमीन के नीचे का मैप बनाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्ट्रासाउंड करके इंसान के अंदर क्या है ये देखा जाता है और फिर इसी डेटा के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि तेल कहां से निकाला जाएगा। तेल निकलता कैसे है? चीन में लगभग 2500 साल पहले
लोग बैम्बू की पाइप्स और ब्रंज की बिट्स का इस्तेमाल करके जमीन में डीप ड्रिलिंग करते थे। तब ना कोई मशीन मौजूद थी और न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वहीं आज तेल निकालने के लिए 20-30 मंजिला इमारत जितनी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि तेल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक गड्ढा खोदना काफी नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके 3 मेन चरण हैं। सबसे पहले आती है एक पावरफुल मोटर जिसे टॉप ड्राइव कहते हैं। वो एक लंबी स्टील पाइप की मदद से नीचे ड्रिल बिट से जुड़ी होती है, जो घूम घूम कर अपने इंडस्ट्रियल डायमंड्स या फिर टंगस्टन टीथ की मदद से पत्थरों को पीस कर धीरे धीरे नीचे रास्ता बनाता है। इसके साथ ही दूसरे चरण में आता है ड्रिलिंग मड, जो एक स्पेशल फ्लूइड होता है और इसके 3 काम होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रिल बिट को ठंडा रखना, दूसरा होता है टूटे हुए पत्थरों को ऊपर लाना और सबसे जरूरी नीचे रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन करना। इसके बाद आती है केसिंग। अब जैसे जैसे ये गड्ढा गहरा होता जाता है, उसके कोलैप्स होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। इसीलिए बीच बीच में ड्रिलिंग को रोककर स्टील के मोटे मोटे पाइप्स डाले जाते हैं और उनके आसपास सीमेंट भरा जाता है ताकि ये कुआं स्टेबल रहे, और इसी को केसिंग कहा जाता है। ये मशीन से तेल तक पहुंचने के लिए जमीन के अंदर कई कई किलोमीटर की खुदाई कर सकती है। लेकिन ये ड्रिलिंग सिर्फ वर्टिकल ही नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी खुदाई की जाती है, क्योंकि कई बार जहां मशीन्स लगी होती हैं, वहां से ये ऑयल रिजर्वायर्स बहुत दूर होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऊपर से जहां आप ड्रिलिंग होती देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि ऑयल रिजर्वायर उसके नीचे ही हो, बल्कि हो सकता है कि तेल उससे कहीं दूर से निकाला जा रहा हो। रशिया के साखलिन-1 प्रोजेक्ट का गड्ढा तो 15,000 मीटर यानी कि 15 किलोमीटर गहरा था। दोस्तों, ये गहराई इतनी है कि इसमें एक के ऊपर एक 17 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। खैर, ये ऑयल रिग बनने के बाद आपको लगता होगा कि अब तो बस पाइप डालनी है और तेल अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन हैवी मशीनरी और इस नई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नीचे से तेल को ऊपर लाना आसान नहीं होता। दरअसल नीचे ऑयल हाई प्रेशर में होता है, जिससे ड्रिलिंग के वक्त ब्लास्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे ब्लो आउट कहते हैं। और यही अनकंट्रोल्ड रिलीज कई बार बड़े बड़े हादसों का कारण बन जाता है। जैसे 2010 में अमेरिका में डीप वाटर होराइजन ड्रिलिंग के दौरान मीथेन गैस लीक होने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 800 मिलियन लीटर तेल समंदर में फैल गया। अब ऐसे कई तरह के खतरों से पार पाकर ड्रिल बिट ऑयल तक जब पहुंच जाती है, तब भी 2 चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो हाई प्रेशर की वजह से ऑयल खुद ही ऊपर आने लग जाएगा, या फिर उसे ऊपर लाने के लिए मशीन्स और पंप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने वो घोड़े जैसा बड़ा पंप देखा होगा जो ऊपर नीचे चलता है। इस पंप का काम ही ऑयल को खींचकर बाहर लाने का होता है। अब दोस्तों, हम ये तो समझ चुके हैं कि जमीन के अंदर से तेल को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर यही तेल समंदर के नीचे हो तो उसे एक्सट्रैक्ट करना और भी जोखिम भरा हो जाता है। यहाँ ड्रिलिंग प्रोसेस के साथ साथ लहरों, तूफानों और समंदर की गहराई से भी जूझना पड़ता है। समंदर के बीच ये बड़े बड़े ऑयल रिग्स तैरती हुई फैक्ट्रीज जैसे होते हैं, जहाँ लोग न सिर्फ काम करते हैं बल्कि महीनों तक रहते भी हैं। ये ऑयल रिग्स कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में बना पेट्रोनियस प्लेटफॉर्म ऑयल रिग बुर्ज खलीफा बनने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था। अब ड्रिलिंग में बेहिसाब पैसा खर्च करने और इतना जोखिम उठाने के बाद भी हमें क्रूड ऑयल ही मिलता है, और ये क्रूड ऑयल हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसे प्रोसेस करना जरूरी होता है। क्रूड ऑयल से कैसे बनता है पेट्रोल? ये क्रूड ऑयल काला और गाढ़ा होता है और इसमें बहुत सी इम्प्यूरिटीज होती हैं। यही कारण है कि इसे यूज करने से पहले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। ये रिफाइनरी ही वो जगह होती है जहां क्रूड ऑयल से क्लीन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। पॉलिएस्टर से लेकर नायलॉन और प्लास्टिक से लेकर सिंथेटिक्स, रबर्स, फर्टिलाइजर से लेकर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स तक, यहाँ तक कि कुछ खाने की चीजों के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स तक भी इसी तेल से तैयार होते हैं। तो क्रूड ऑयल की इस प्रोसेसिंग में सबसे पहले उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक बहुत ही ऊंचे टावर में डाला जाता है, जिसे डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। इस टावर के अंदर नीचे सबसे ज्यादा हीट होती है और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाता है। अब चूंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तो ये क्रूड ऑयल हीट की वजह से वेपर में बदलकर ऊपर उठता है और ऊपर उठते हुए जैसे जैसे ये ठंडा होता है, वो अलग अलग लेवल पर वापस लिक्विड बनकर सेटल हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर प्रोपेन और ब्यूटेन यानी कि एलपीजी गैस होती है, और उसके नीचे होता है गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल और नाफ्था, जो प्लास्टिक बनाने के काम आता है। फिर होता है केरोसिन, जेट फ्यूल और डीजल, और फिर आखिर में होता है हेवी ऑयल, जो शिप्स और पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। और इस कॉलम के सबसे नीचे इकट्ठा होता है ब्यूटेन यानी कि एस्फॉल्ट, जिसे रोड बनाने या फिर रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है।
डिस्टिलेशन कॉलम से निकलने के बाद भी पेट्रोल को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले उसे क्लीन करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, ताकि जब उसे गाड़ी या किसी इंजन में इस्तेमाल किया जाए तो पॉल्यूशन भी कम हो और इंजन में कोई खराबी भी ना आए। अब दोस्तों, ये रिफाइनरी इसलिए भी अहम है क्योंकि यही डिसाइड होता है कि क्रूड ऑयल की क्वालिटी क्या है, इससे कितना पेट्रोल निकलेगा, कितना डीजल निकलेगा और कितना मुनाफा होगा। और इसी प्रॉफिट के चलते तेल का उत्पादन न करने वाले देश भी रिफाइनरी में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया तो लगभग 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का एक बड़ा रिफाइनिंग हब है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जामनगर रिफाइनरी गुजरात में स्थित है, जो रोज करीब 12 लाख बैरल तेल प्रोसेस कर सकता है। अब ये लाखों बैरल तेल न तो एक साथ इस्तेमाल हो सकता है और न ही डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए उसे रिफाइनरी से निकालकर टर्मिनल पर लाया जाता है, जो एक तरह का ऑयल वेयर हाउस है, जहाँ न सिर्फ तेल स्टोर होता है बल्कि क्वालिटी टेस्टिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी यहीं होते हैं। तो अब आखिर में सवाल ये बचता है कि इन टर्मिनल से तेल आप तक कैसे पहुंचता है? तेल आप तक कैसे पहुंचता है? ऑयल ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2024 में इसकी वैल्यू करीब $76 बिलियन की थी और आने वाले कुछ सालों में ये बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका कारण ये है कि आज भी हमारी इकोनॉमीज ऑयल से ही चलती है। अब चूंकि दुनिया के ज्यादातर देश अपना तेल प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो दूसरे देशों से ही अपनी जरूरत का तेल इंपोर्ट करते हैं और यहीं पर काम आता है टैंकर शिप्स, पाइपलाइंस और ट्रक्स का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऑयल शिप्स तेल को समंदर पार करने का सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका होते हैं ये ऑयल टैंकर शिप्स। क्रूड ऑयल ले जाने वाले शिप्स को डर्टी टैंकर कहते हैं और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले शिप्स को क्लीन टैंकर्स। ये दुनिया के सबसे बड़े शिप्स में से होते हैं और एक शिप में लाखों करोड़ों लीटर तेल आ सकता है। पाइपलाइंस जमीन पर ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन को सबसे सस्ता और सेफेस्ट तरीका माना गया है। अमेरिका तो अपना 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल पाइपलाइन से ही ट्रांसफर करता है। अब दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन जुबा पाइपलाइन को ही देखो। इसकी लंबाई इतनी है कि अगर इसे सीधा बिछा देंगे तो हम दिल्ली से लंदन तक की पाइपलाइन बिछा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सस्ता और सेफ होने के बावजूद भी इन पाइपलाइंस को हर गांव, हर शहर में नहीं बिछा सकते। इसीलिए सीन में आते हैं ये रोड टैंकर्स। ऑयल ट्रांसपोर्ट चेन की सबसे आखिरी कड़ी होती है ये ऑयल रोड टैंकर्स। इनका काम सिंपल लेकिन बेहद क्रूशियल है। असल में ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ही सिटीज और इंडस्ट्रीज में ऑयल को पहुंचाने का काम करते हैं और यही रीजनल ऑयल डिपो से तेल उठाकर आपके लोकल पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस तरह रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, टर्मिनल्स और समंदर को पार करने के बाद आखिर में ये टैंकर्स तेल को आपके लोकल पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तेल की, उसके बनने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही एक वीडियो हम आपके रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर भी बनाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी ही और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड के साथ। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।